हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है जैव अणु। और इसके मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब यहाँ पे चौथा वीडियो है ये। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा एपिमर्स, इनैंसियोमर्स। इस वीडियो में बात की जाएगी एपिमर्स, इनैंसियोमर्स और उसके बाद प्रोटीन्स की। फिर आप बोलेंगे कि आप कभी कभी आपको कई जगहों पर भी इसकी रिएक्शंस के बारे में सुनने मिलता होगा, किसकी जो पिछले ही वीडियो में कंप्लीट हुआ है आपके सैकराइड्स यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज यानी आपके क्या कहना चाहिए उन्हें, आप बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शंस सुनने मिलती होंगी। इवन कार्बोहाइड्रेट्स का तो खैर उनके स्ट्रक्चर्स की तो बात कर लिए थे हमने। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको सुनाई देता होगा। तो आपको बता दिया जाए कि आपकी रिएक्शंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी नहीं है। अगर से आप सिर्फ क्लास 12 को टारगेट कर रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ क्लास 12 को टारगेट करता हुआ पढ़ा रहा हूँ, जिस समय आगे की सोचेंगे हम उस समय बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे थे मेन रूप से एपिमर्स की। तो एपिमर्स होते क्या है, आपके दिमाग में आएगा कि एपिमर्स होते क्या है। तो आपको बता दिया जाए कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कहना चाहिए आपके कैसे मान लीजिए पूरा का पूरा कैसे आपके सामने लॉन्ग चैन वाली कार्बन कंपाउंड्स है, उसमें किसी एक कार्बन पर जो है उसकी रोटेशनल एक कार्बन पर रोटेशनल जो कि होती है, रोटेशनल 2 प्रकार की होती है, बताया था मैंने, आर और एस। यानी इसको कहते हैं रोटेशनल या फिर कॉन्फ़िगरेशन। इसे क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन या फिर रोटेशन। अगर से ये चेंज हो जाए, किसी एक कार्बन पर चेंज हो जाए, तो उसे कहते हैं हम एपिमर्स। जैसे कि अब आप आइए हम एल्यूज और एलोज और किसकी बात कर ले, ग्लूकोज की। जो कि एलोज में क्या होता है, तो एलोज कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। एक टोटल 6 कार्बन, 3, 4 और 6वां कार्बन यहाँ पर CH2OH, OH, 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 और जो बच गई एक संयोजकता कार्बन की, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। ये है। अब यहाँ पर आप बात करेंगे तो अब ये क्या बन गया है, एलोज। क्या बन गया है, एलोज। अब यहाँ पर एलोज, और अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम किससे, ग्लूकोज से। तो बात करें हम ये, और याद रखें ये है डी की बात चल रही है, डी एलोज था ये क्या था, हम यहाँ पर पूरा स्पष्ट लिख देते डी एलोज। अब हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हम 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये इस तरीके से आपका बन गया क्या। अब यहाँ पर एक OH, अब इधर आपने इधर जोड़ दिया OH। आपको याद है, हाँ मैंने याद करवाया था। तो ये रही इसकी स्ट्रक्चर, ये हो गया डी ग्लूकोज। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, कार्बन नंबर, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या में कोई गड़बड़ी नहीं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। हाइड्रोजन नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। मतलब नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, लेकिन किसी एक कार्बन एटम पर, जैसे कि आप यहाँ पर तीसरे कार्बन पर देख रहे हैं, देख सकते हैं आप स्पष्ट है। आप जो है यहाँ पर तीसरे कार्बन पर देखेंगे, तो यहाँ पर और शॉर्ट ट्रिक के लिए बता दिया जाए कि जब अगर से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा, तो हमेशा वहां पे आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर। ये बात हो गई। अब यहाँ पर भी यहाँ और ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा बता दिया जाए कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा जो आपकी स्टीरियो कार्बन होते हैं, जिनको मैंने आपको क्या बोला था, कायरल कार्बन। क्या बोला था, कायरल कार्बन। तो सिर्फ और सिर्फ कायरल कार्बन पर ही आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे हम आगे चल करके बात करेंगे। तो जो है आपकी बात अब यहाँ पर
शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको बता दिया कि राइट हैंड साइड में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो आपको चिंता करने की बात नहीं, वहां आर लगा दीजिए, यहाँ आर लगा दीजिए, ये लीजिए। पर यहाँ क्या हो गया एस, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में चले गया। आर सॉरी बोलने में गड़बड़ होगी, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। क्या मैं इधर देख रहा था, इधर रहा था, इसलिए राइट हैंड साइड हो गया। अगर आप कार्बन को कुछ इस तरीके से एज्यूम करेंगे, आपके वैसे लेफ्ट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर से आपका क्या रहे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो फिर आपके आर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर से लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी राइट हैंड साइड में अगर से है तो वहां एस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर भी आर, तो ये हो गया, इस तरीके से निकाल लिया आपने। और यहाँ पे आर और एस में यहाँ चेंजमेंट देखने को मिल गया, तीसरे कार्बन पर केवल और केवल एक ही कार्बन पर देखने को मिला, इसलिए दोनों क्या कहला जाएंगे बताइए एपीमर्स। इसी वजह से ये एपीमर्स होंगे। जबकि नंबर ऑफ एटम्स सेम हो लेकिन किसी एक कार्बन एटम पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, आर से एस हो जाए या एस से आर हो जाए, तो वहां पर आपको वो कंपाउंड कहलाता है आपका एपीमर्स। क्या कहलाता है एपीमर्स। और जो ये पूरी जो यहाँ पे जो दोनों कंपाउंड है वो एक दूसरे के एपीमर, और ये जो आपकी ये टर्मिनोलॉजी जो है ये क्या कहलाती है एपीमराइजेशन। क्या कहलाती है टर्मिनोलॉजी एपीमराइजेशन, स्पेलिंग देख लीजिएगा एपीमराइजेशन ये रही। अब यहाँ पे ये तो बात रही हमारी एपीमर्स की। अब हम अगली बात करते हैं इनैंसियोमर्स की। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी एपीमर्स की। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ नहीं, आप ले लीजिए क्या, आपने एलोज देखा था, डी एलोज, में देखा था, हम यहाँ पे लेते हैं ग्लूकोज, डी और एल ग्लूकोज की बात करते हैं। तो डी ग्लूकोज में आपने CHO एक, यहाँ पे डी ग्लूकोज बना रहे हैं। ये लीजिए आपका बन करके तैयार हो रहा है ग्लूकोज। मैं लास्ट में हाइड्रोजन लगा देता हूं, ये लगा दिया। अब इसके सामने आपने मान लीजिए मिरर रख दिए। मिरर रखे तो फिर क्या होगा, मिरर, तो यहाँ आपको मिरर इमेज प्राप्त होगी, और मिरर इमेज प्राप्त होगी तो क्या प्राप्त होगा, जो आपके नंबर ऑफ कार्बन है वो तो सेम रह जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन सेम रह जाएंगे, लेकिन जो और जो है 1 2 3 4 यहाँ पे इन दोनों पर आपने इनको खोल करके नहीं लिखा था, यहाँ पे उत्तर एलोबरेट करके नहीं लिखा था, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे आप इसको मिरर के सामने रखेंगे तो ये वाला OH ग्रुप उठकर इधर आ जाएगा, ये OH ग्रुप इधर आ गया, अगला OH ग्रुप इधर आ जाएगा, अगला OH ग्रुप इधर था तो ये उठकर इधर आ जाएगा, और ये वाला OH ग्रुप इधर आ जाएगा, ये आ गया। अब हाइड्रोजन लगाते हुए चल जाइए। तो ये प्रोसेस जो यहाँ पे आपने जो बदले, यानी कि यहाँ पे जो मिरर इमेज प्राप्त हुई, और ये दोनों ही मिरर इमेज क्या कहलाती है एक दूसरे की, इनैंसियोमर्स। ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, इनैंसियोमर्स, और ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंसियोमर्स, और इनैंसियोमर्स होंगे। और ये जो आपका जो कंपाउंड है ये इनैंसियोमर्स, और जो ये प्रोसेस है या फिर जो टर्मिनोलॉजी है ये होगी इनैंसियोमराइजेशन। तो ये हो जाएगी आपकी इनैंसियोमर्स और एपीमर्स की हमने बात कर ली है। ये बात रही इनैंसियोमर्स और एपीमर्स की, ज्यादा कुछ नहीं। अगर से आपने यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, मिरर इमेज प्राप्त हो रही है, तो इनैंसियोमर्स, और किसी एक कार्बन एटम पर अगर से आपको आपकी क्या कहना चाहिए, आपके रोटेशन चेंज हो रही है, या फिर आपके जिसको हम कहते हैं आपके दूसरी भाषा में रोटेशन चेंज होना, तो वो कहलाता है आर से एस में चेंज होना, एस से आर में चेंज होना किसी एक कार्बन में, तो आपका एपीमर्स। और सभी कार्बन, और यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे कि जितने कायल कार्बन थे, सभी कायल कार्बन यहाँ पर पहले क्या थे,
यहाँ आर, यहाँ एस, यहाँ आर, यहाँ आर, ये था। लेकिन यहाँ पे जो आर था वो एस में बदल गया, जो आर था वो एस में, जो एस था वो आर में। और यहाँ पे वो चीज देखिए आपने, मतलब सभी की रोटेशन, सभी कार्बन की रोटेशन चेंज हो गई। तो इस स्थिति में ये जो कंपाउंड है इनएंशियोमर्स कहलाएगा। मतलब एक साथ सभी की चेंज हो जाए तो आपकी क्या कहा जाएगा, इनएंशियोमर्स, और किसी एक की चेंज हो जाए रोटेशन तो आपका एपीमर्स। तो ये रही बात। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स होते क्या है? तो प्रोटीन्स कुछ नहीं, आप प्रोटीन्स के ऊपर जा रहे हैं तो प्रोटीन्स में आपको लेकर के चलते हैं। तो प्रोटीन्स आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रोटीन्स की किस प्रकार हमें पढ़ना है, लेकिन अब हम एलोबरेट तरीके से पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, अब आपको तो थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया था, केमिस्ट्री वाले इनकी एक बहुत ही बुरी आदत होती है। आप भी केमिस्ट्री वाले हैं, अब आपकी भी आदत बिगड़ेगी। क्या बिगड़ेगी कि वो जो कंपाउंड देखते हैं उनके सिर्फ कंपाउंड को देख करके संतुष्ट नहीं होते हैं, वो कंपाउंड के अंदर छेड़खानी करेंगे, उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसके अंदर तक घुसेंगे, उसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ेंगे, अणु तक जाएंगे, अणु से परमाणु, परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, यहां तक पार्टिकल, नॉन पार्टिकल, यहां तक जाने की कोशिश करते हैं। तो यही बात होती है जब जो आपके यहाँ पे जैसे जो है आपको प्रोटीन्स, जो आपका मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो प्राप्त होता है वहां पर पे बोलते ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आखिरकार बना किससे, हम देखें तो सही, इसको तोड़े तो सही। ये तोड़ने बैठते हैं तो यहाँ पर उन्हें क्या प्राप्त होता है, सबसे बेसिक यूनिट यहाँ पर प्राप्त होती है उनको, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमाइनो एसिड क्या प्राप्त हो जाती है, एमाइनो एसिड्स। व्हाट इज द एमाइनो एसिड्स? जहां एमिनो एसिड्स जो है, एमिनो एसिड्स जो है आपके दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है एमिनो एसिड्स। तो दो शब्द कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? एक तो एमाइन, एमिनो से एमीन, एमीन बना हुआ है, और दूसरा है एसिड। तो यहाँ एसिड, तो एसिड से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर यहाँ पर आप जैसे ये दो चीजें बोले तो फिर आपने बोले कि ये तो केमिस्ट्री वाले ने क्या और गंदी आदत बन गई, क्या और तोड़ दिए। जी हाँ, हमने और तोड़ने की कोशिश की। अब एमाइनो एसिड्स बनते कैसे हैं, यहाँ हम और अंदर घुस रहे हैं। तो एमिनो एसिड्स दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं, एक तो एमीन्स, पहली चीज एमीन्स, और दूसरी चीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दो प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है क्या, न्यूक्लिक एसिड्स। अब एमाइड्स के सिंथेसिस हमने कर लिए थे पिछले चैप्टर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाना सीख गए थे। तो क्यों ना अब हम इन दोनों को ही मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों से कैसे कैसे बनते हैं एमाइनो एसिड्स और कहां पर क्या होता है। और फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक और चीज है कि एमिन्स आपने पढ़ा हुआ है कि ये बेस है, ये क्या है, बेस है। और यहाँ पर ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एसिड है। आपके दिमाग में अब हम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, एसिड हो जाएगा। ये हो गया बेस, एमीन बेस है, और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में छोटी सी बात आएगी कि इन दोनों में मिक्सअप से कहीं ना कहीं काय का निर्माण होना चाहिए, सॉल्ट का। किसका होना चाहिए, सॉल्ट का। कुछ हद तक इनके जो प्राप्त एमिनो एसिड्स है इसको हम सॉल्ट कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली इसको सॉल्ट नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंसिंग ऑफ, यहाँ पर ऐसा नहीं कि इनका रेशियो हमेशा 1:1 रहेगा। 1 क्या है, आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वहां पर आपकी बहुत ही अच्छी बात यह होती है कि जब भी ऐसी बातें होती है, और यहाँ पर माना कि इन दोनों के मिक्सअप से H2O का अणु बाहर निकलेगा, जल का अणु बाहर जरूर निकलेगा, एनहाइड्रेशन जरूर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर सॉल्ट नहीं बनेगा। कारण क्योंकि हमेशा यहाँ पर जब आप इनका मिक्सअप करेंगे तो यहाँ 1:1 के अनुपात में जो है यहाँ पर आपके एमिन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो लास्ट पॉइंट है वो नहीं रह पाते हैं। मतलब कि कभी कभी जो है एमिन्स की संख्या बढ़ जाती है तो कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो ये संख्या बढ़ने के आधार पर, संख्या के आधार पर भी चेंजमेंट आता है, और इसी आधार पे अब आप जो है आगे चल करके एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे या ज्वेटर आयन। और ज्वेटर आयन आपके क्लास 12th का
2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होते हैं, तो ये क्या होते हैं, और फिर इसी के बाद आती है एक पीएच वैल्यू से संबंधित एक क्वेश्चन होता है जो कि पीआई वैल्यू, पीआई वैल्यू ये क्या होती है, व्हाट इज द पीआई वैल्यू, और इसका अनदर जो अलग से और दूसरा नाम है वो क्या होता है, ये चीज होती है। कि यहाँ पर शायद आपके इसमें ये पीआई वैल्यू शायद छोटा सा कहीं हिंट होगा, बाकी शायद नहीं है आपके इसमें। तो आपको आपके एमिनो एसिड्स में पढ़ना क्या क्या था वो बता दिया हमने। इसके अलावा एक और चीज आता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तो ये सारी चीजें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमिन्स और एसिड्स किस प्रकार मिलते हैं और कैसा कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो उसके लिए क्या होता है कि इसकी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द केस कुछ इस तरीके की होती है, RNH और यहां पर CO RDase कुछ इस तरीके की होती है। अब क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द केस कहा हूं मैंने, हमेशा नहीं कहा। अब यहां पर क्या होता है, कभी कभी यहां पर NH2 को भी यहां पर और एक NH को यहां पर ऐड कर दूं और यहां पर मैं X को ला दूं और यहाँ पर R जोड़ दूं मैं, तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। और वैसे ही मैं यहाँ पर भी CO को यहाँ ऐड कर दूं और यहाँ पर Y कर दूं और यहाँ पर मैं R एक्स्ट्रा जोड़ दूं। कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर ज्यादा बेस्ट होगी। और याद रखेंगे आपकी जो X की वैल्यू हो चाहे Y की वैल्यू हो वो 0 से लेकर के अप टू 0 1 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू इंफिनिटी तक। वैसे ही Y की वैल्यू भी 0 से इंफिनिटी तक जाती है। अगर से मान लीजिए यहाँ किसी एक की वैल्यू 0, अब यहाँ पे इसकी इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार आपके एमिन्स और जो है इन दोनों का मिक्सअप होता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर तो ये रहा। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपके x की वैल्यू मैंने मान ली x बराबर भी 1 और y बराबर भी पहले 0 ले लेता हूं, तो इसके बाद x बराबर 0 y बराबर 1 लूंगा सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे x बराबर 1 और y बराबर 1 लूंगा। ये बात क्या एक स्टेप से। सबसे पहले हम बात करेंगे x बराबर 1 और y बराबर 0। तो x बराबर 1 हुआ तो RNH NH और यहाँ पे COR इसकी बात करें। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिल जाती है और कभी कभी यहाँ पर C वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है यहाँ पे, और कुछ प्रकार से यहाँ पर RN NH2 कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकती है आपको इसी की। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस इसकी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके की होगी। तो ये रही बात। अब यहाँ पे कभी कभी जो है उठ करके यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेस करेंगे, या फिर कभी कभी आपका यही स्ट्रक्चर उठ करके आपको इस तरीके से भी रीअरेंजमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। आपका R यहाँ पे से आपने क्या किया, यहाँ से उठा करके यहाँ NH2 कर दिया, ये NH CO और R ये बात है। तो ये रहा कुछ स्पेशल। तो ये रही हमने बात की किसकी। अब यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 0 देख सकते हैं, इसी पे देख सकते हैं। x बराबर 1 किया तो यहाँ पे NH आ गया, y बराबर 0 किया इतने को हटाया आपने और यहाँ पे R कर दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं, यही थी बात। अब यहाँ पे उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए उल्टा करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, कुछ नहीं। आप जो है ना यहाँ पर उठाएंगे क्या, आपके स्ट्रक्चर क्या थी, CO Y R यही थी स्ट्रक्चर। तो यहां से आप क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को 0 कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को 1 कर दे रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, R NH CO R ये हो जाएगा। अब यहां पे
ये स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट हो तो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है। और करना भी चाहे तो आपको यहाँ पर पे आपका क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट CNH CO R, और यहाँ पर पे यहाँ का एक हाइड्रोजन करके यहाँ CHO ग्रुप बना देता है। ठीक है ना, तो ये बात है। तो अब यहाँ पे इनके संख्या बढ़ने से, घटने से और बराबर रहने से क्या फर्क पड़ेगा देखेंगे। क्या हो गया? मैं तो बॉल ही ढूंढ रहा हूँ। चप्पल पहन करके क्यों आया? बॉल का आपको पता है? चप्पल पहन होता बॉल का बल उधर है तुम्हारे कमरे में। देखो 10 बार समझाता हूँ कि चप्पल पहन करके आने का नहीं है यहाँ। हमारे कमरे में? हाँ हमारे कमरे में। हाँ किधर पे? उधर है, रखा हुआ है, जाओ उधर। किधर ढूंढ लेंगे ना? तुम्हारे कमरे में ढूंढ लेना ना। जाओ उधर, उधर जा। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर पे ये रही बात आपकी x बराबर 0, सॉरी x बराबर 0 और y बराबर 1 की। अब यहाँ पर पे कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पे x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। अब यहाँ पर पे ये 1 की बात करें, उसके बाद फिर हम 2, 3, 4 इनकी बातें अभी नहीं करेंगे, पहले बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पे इसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये इधर भी NH आ जाएगा और इसी वजह से यहाँ NH हो जाएगा और ये उठ करके बदल करके फिर यहाँ पर पे COR। अब यहाँ पर पे रीअरेंजमेंट आप करना चाहे कर सकते हैं, तो रीअरेंजमेंट भी बता दिया आपको। तो ये बात रही। तो यहाँ पर पे क्या होता है, अब यहाँ पर पे ये किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार इनका एडिशन होता है, अब हम बात करते हैं। तो अमीनो एसिड्स, जब आप जो है, आपको पता है कि एसिड और बेस जो है, एसिड बेस रिएक्शन काफी फास्ट होती है, तो वही रिएक्शंस यहाँ देखने को मिलती है। तो क्या होता है, जब आप एमिन्स, जो कि एमिन्स की, जो कि आपकी पता है कि एमिन्स का मोस्ट ऑफ द केस फार्मूला होता है RNH2। आप प्राइमरी एमिन्स की यहाँ बात करेंगे। आप क्या बात करेंगे, हमेशा प्राइमरी एमिन्स। यहाँ एमिन्स क्या होंगे, प्राइमरी एमिन्स, और उसके सामने आपने ला लिए क्या, RCOH, ये ले लिया आपने RCOH। तो यहाँ पे इसे आप जो है RNH2 को आप जो है कुछ इस तरीके से ना बना करके आप इसे बना दीजिए RNH और H, ये बना दिए। तो यहाँ क्या होता है, जब आपने इन दोनों का मिक्सअप कराया, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको इन दोनों के मिक्सअप कराने पर यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाए, और यहाँ पर अब आपके दिमाग में आएगा, साहब जी आप तो बड़े ही कमीने हैं, आप तो बहुत ही बड़े वाले हैं। सर जी आपने तो बोले कि ये तो एसिड है। आपने क्या बोले, ये तो एसिड है, और ये क्या है, बेस है। ये बेस है, या बेस से H प्लस तो ना निकालिए सर, बेस से H प्लस तो ना निकालिए, H और एसिड से OH माइनस ना निकालिए। अब आपके दिमाग में यही आया। लेकिन यहाँ पे जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो यहाँ पे बात यही आती है कि यहाँ से OH माइनस निकलता है, यहाँ से H प्लस निकलता है, और आपको यहाँ पे RNH COR डैश कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है। मैं इस बॉन्ड को स्पेशली हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा लंबा मोटा बना देता हूं। तो ये बना दिया मैंने, हाईलाइट कर दिया, और इस बॉन्ड को हाईलाइट करते हुए मैंने यहाँ COR डैश बना दिया, ये बना दिया। और यहाँ से मैंने एक जल का अणु भी बाहर निकाल दिया, यहाँ से जल का अणु भी बाहर निकाल दिया, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। स्पेशल केस तो बता दिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के एमिन्स की संख्या बढ़ाइए, यहाँ पे आप जिस तरीके से आप जिसकी संख्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे कार्बन चेन को लॉन्ग कीजिए जितना लंबा, आप उस तरीके से यहाँ पे बात चलेगी। और जितनी ज्यादा यहाँ पे एल्केन ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होगा, जिस साइड का यानी आपका जो एमिनो एसिड वाला एल्केन बड़ा है, अब उसकी बातें अब बाद में करेंगे। तो यहाँ आपने एसिड डबो किए, तो यहाँ पे फॉर्मेशन तो होगी आपकी क्या, उसकी बात हम करेंगे, और कब कहाँ पर एसिडिक बिहेवियर दर्शाएगा, बेसिक बिहेवियर दर्शाएगा, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, जब यहाँ बॉन्ड बन गया, ये तो रही आपकी
प्रिपरेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया, ये क्या है, हाईलाइट किया यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो होगा, तब मैंने हाईलाइट किया। तो ये एक प्रकार का बॉन्ड है, आपको तो ये तो पता है कि ये एक प्रकार का बॉन्ड है, ये एक प्रकार का बॉन्ड है। तो याद रखें बॉन्ड है, तो इस स्पेशल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इसको कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले तो आप हमेशा इसको आप देखेंगे। अब ये जो है आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती, अब मैं भी यहाँ जगह नहीं, इस वजह से मैं इसको नाइट्रोजन दोनों को एक साइड ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको दोनों को नीचे बना दिया, ये रही। तो यहाँ पर ये बॉन्ड आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, आप बोलेंगे कि ये बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ये बॉन्ड किसके बीच में दिख रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो आप पेप्टाइड बॉन्ड के लिए ध्यान रखेंगे, एमिनो एसिड्स में वे बॉन्ड्स, एमिनो एसिड्स के वे बॉन्ड जो कि आपके एमिनो एसिड्स के वे बॉन्ड जो एमिन्स के नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कार्बन के मध्य बनते हैं, वे एमिनो एसिड सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड्स कहलाते हैं, वे पेप्टाइड बॉन्ड्स कहलाते हैं। और इनसे बना हुआ जो कंपाउंड है, आपके जो इनसे बना हुआ जो मॉलिक्यूल है, ये कहलाता है आपका एमिनो एसिड्स। ये क्या कहलाता है, एमिनो एसिड। ये बॉन्ड ये कहलाएगा एमिनो एसिड। और ये क्या है आपका आरएनएस एमाइन है, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया आपके 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर मिल गया है आपके। और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बात रही एमिनो सॉरी आपके पेप्टाइड बॉन्ड की। अब बात करते हैं, यहाँ पर भी बात आ गई है कि अब यहाँ बात यही कर देते हैं कि कौन सी कब यहाँ पर एसिडिक बिहेवियर दर्शाएगा, ये कब यहाँ पर बेसिक बिहेवियर दर्शाएगा, और ज्विटर आयन की, ये चीजों की बात करते हैं। तो ज्विटर आयन सब बता देता हूँ सबसे पहले। तो ज्विटर आयन जब एमिनो एसिड्स में आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में माइनस चार्ज मतलब CO, यहाँ पर फिर मान लीजिए, अब यहाँ पर याद रखेंगे आप क्या कि यहाँ से आप इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पर ये बन जाता है क्या, जब इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे तो यहाँ पर से आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि यहाँ RNH तो यहाँ पर रह जाता है, लेकिन ये जो CO है यहाँ पर कार्बन यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बनाए थे हमने, और यहाँ R ये होता है। लेकिन ये वाला यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे देता है। ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहता हूँ, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और जो है इसकी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पूर्ति के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की कोशिश करता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपका ये जो है कुछ इस तरीके से RN प्लस H और CO माइनस और R डैश, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डबल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड में से यानी कि डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन ने खींच लिए, जिस कारण से ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और जो कमी हुई थी इलेक्ट्रॉन की कार्बन पर उसे पूर्ति करने के लिए जो नाइट्रोजन था उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिस कारण यहाँ पर आपको जो है प्लस इसी कंपाउंड में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक साथ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक साथ दिखाई देता है। तो जब आपके आइए जब आपके किसी एमिनो एसिड्स में स्टेबिलिटी देखी जाती है, जब उस कंपाउंड को देखा जाता है तो एक साथ उस एमिनो एसिड में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक साथ दिखाई देते हैं। इस स्थिति में जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे ज्विटर आयन कहते हैं, या फिर जो आयोनाइजेशन प्राप्त होता है उसे हम ज्विटर आयोनाइजेशन कहते हैं, और जो ये कंपाउंड है इसे ज्विटर आयन कहते हैं। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ज्विटर आयन। किसके कारण आ रहा है ज्विटर आयन, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस कारण से यहाँ के जो डबल बॉन्ड के हैं वहां पर से पाई इलेक्ट्रॉन जिनको अपने तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन की कमी पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये स्थिति जो है रेगुलर बनी रहती है, इस वजह से इसे ज्विटर आयोनाइजेशन और ये कंपाउंड आपका ज्विटर आयन कहलाता है। अब यदि से मान लीजिए अब यहाँ पर अगर से मान लीजिए एमिनो एसिड्स में अगर से एमाइन ग्रुप ज्यादा होते हैं, यानी कि या फिर कह दे नाइट्रोजन से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिक नेचर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको एमिनो एसिड्स का। और यहाँ पर आपको अगर से मान लीजिए आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर आप कहना चाहिए आप क्या भी बोला मैंने, कार्बोनिल ग्रुप, हाँ कार्बोनिल ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है, उस स्थिति में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एसिडिक नेचर। तो ये रही बात हमने तो जो है बात की। अब अगले ही जो वीडियो है वहां पर एमिनो एसिड्स के जो क्लासिफिकेशन है एमिनो एसिड्स की उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।